guys, I welcome you all to GSN Law. Now, कोविड-19 के चलते सुप्रीम कोर्ट ने लिमिटेशन पीरियड को एक्सटेंड कर दिया है। जानेंगे सारा मुद्दा क्या है और इससे कौन कौन से प्रोविजंस इफेक्ट हो रहे हैं। इस लेक्चर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। इसके अलावा आप हमसे डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे जुड़ सकते हैं और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे डायरेक्टली कोरा पे पूछ सकते हैं। 6 मई 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो एक्सटेंशन किया गया है लिमिटेशन का वो आर्बिट्रेशन एक्ट और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट पे भी लागू होगा। ये जजमेंट 3 जजेस की बेंच के द्वारा यूनानिमसली पास किया गया था। नाउ मेरा आपसे यहां पर एक क्वेश्चन है। एक शब्द है लार्जर बेंच। आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसका मतलब क्या है। अब हम जानते हैं इस केस के बेसिक फैक्ट्स के बारे में। सबसे पहले तो जान लीजिए कि इन री का क्या अर्थ होता है। इन री का अर्थ है इन रेफरेंस ऑफ। पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि यह पहला ऑर्डर नहीं था। 23 मार्च को एक्सटेंशन ऑफ लिमिटेशन पे पहला ऑर्डर आया था और ये जो 6 मई का ऑर्डर है ये उसी का एक एक्सटेंशन है। जनरली केसेस में पार्टीज का नाम लिखा रहता है, लेकिन यहां पर पार्टीज का नाम इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि ये स्वो मोटो कॉग्निजेंस था सुप्रीम कोर्ट का। इस जजमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव था कि जो डिफिकल्टीज लॉयर्स और लिटिगेंट्स के द्वारा फाइलिंग के प्रोसेस में फेस की जा रही है उसको एड्रेस करना। ये जजमेंट किस पे लागू होगा। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली बोला कि पिटीशंस, एप्लीकेशंस, सूट्स, अपील्स, all other proceedings within the period of limitation prescribed under the general law of limitation और special laws। अब इस फ्रेज को आप याद रखिएगा। आगे वीडियो में आपको इस फ्रेज का इंपॉर्टेंस पता चलेगा। मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 के अंडर में जो उसको पावर्स मिली है उसके तहत ये जजमेंट पास किया। साथ ही साथ जानेंगे कि आर्टिकल 141 में ऐसा क्या है कि सुप्रीम कोर्ट को दोनों आर्टिकल्स को एक साथ इन्वोक करना पड़ा। नाउ सबसे पहले जानते हैं कि आर्टिकल 141 में क्या कहा गया है। द लॉ डिक्लेयर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट शैल बी बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। यानी कि जो भी लॉ सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पास किया गया है वो सभी कोर्ट्स पे अप्लाई होगा। इस केस के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने एक्सप्रेसली ये बोला कि ये जो ऑर्डर हम पास कर रहे हैं एक्सटेंशन ऑफ लिमिटेशन को लेकर इसको देश की सारी ही कोर्ट्स फॉलो करेंगी। अब हम जानेंगे कि आर्टिकल 142 क्या कहता है। ये जितने भी बोल्ड पॉइंट्स दिए हुए हैं ये सारे इस आर्टिकल के इंग्रेडिएंट्स हैं। सब क्लॉज 1 के तहत सुप्रीम कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन है कि वो ऐसी डिक्री या ऑर्डर पास कर सके जो कि नेसेसरी है फॉर डूइंग द कंप्लीट जस्टिस इन एनी कॉज या फिर उन केसेस में जो कि सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग हैं। फिर इसमें ऐसे ऑर्डर्स की एनफोर्सेबिलिटी के बारे में बात की गई है। कोई भी ऑर्डर जो इस आर्टिकल के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पास किया जाता है वो पूरे देश में एनफोर्सेबल होगा। अब कैसे ये एनफोर्सेबल होगा? एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाई और अंडर एनी लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के द्वारा कोई भी ऐसा लॉ जो कि इन्फोर्सेबिलिटी ऑफ सच ऑर्डर्स के बारे में बात करता है उसी प्रोसेस से ऐसे ऑर्डर्स और डिक्रीज को एनफोर्स किया जाएगा। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि अगर एनफोर्सेबिलिटी का कोई भी प्रोविजन नहीं दिया हुआ है या पार्लियामेंट के द्वारा नहीं पास किया गया है तो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के थ्रू एनफोर्सेबिलिटी के प्रोसेस को प्रिस्क्राइब किया जा सकता है। तब क्लॉज 2 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो ऐसे ऑर्डर के थ्रू इन सारे पर्पसेस को मीट आउट कर सके। इन पॉइंट्स को ऐसे याद रखिएगा। फर्स्ट है अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन, सेकेंड है डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड यानी कि डॉक्यूमेंट्स का प्रोडक्शन या डिस्कवरी, और थर्ड है इन्वेस्टिगेशन और पनिशमेंट ऑफ एनी कंटेम्प्ट ऑफ इटसेल्फ। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ अगर किसी ने कंटेम्प्ट किया है तो उसके इन्वेस्टिगेशन या पनिशमेंट के लिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऑर्डर पास किया जा सकता है। अब यहां पे एक प्रिंसिपल निकल के आता है नेचुरल जस्टिस का जिसका नाम है नेमो जुडिक्स
इन कॉजा सुआ। इसका मतलब है नो वन कैन बी द जज इन हिज ओन मैटर। अगर किसी कोर्ट के खिलाफ कंटेम्प्ट किया गया है तो क्या वो खुद उस कंटेम्प्ट के केस को सुन सकती है? इसका जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। ये डिस्कशन का अच्छा पॉइंट हो सकता है। वैसे प्रैक्टिकली तो जिस जज के खिलाफ कंटेम्प्ट किया गया है वो उस कंटेम्प्ट के केस को नहीं सुनता है, बट कोर्ट एज एन इंस्टीट्यूशन क्या इस नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल को इग्नोर कर सकता है? अब हम आते हैं आर्बिट्रेशन एक्ट के सेक्शन 29 पे। ये सेक्शन प्रोवाइड करता है लिमिटेशन पीरियड फॉर आर्बिट्रल अवार्ड। सबसेक्शन 1 कहता है कि आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को 12 मंथ्स के अंदर अंदर आर्बिट्रल अवार्ड पास कर देना होगा। अब ये 12 मंथ्स कहां से काउंट होंगे? फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ प्लीडिंग्स अंडर सबसेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 23। अच्छा, ये सब सेक्शन इंटरनेशनल कॉमर्शियल आर्बिट्रेशन पे अप्लाई नहीं होता है। एक और चीज ध्यान रखिएगा, यहां पर ये जो वर्ड है शैल बी मेड, इसको ध्यान रखिएगा क्योंकि आगे चल के हम लोग इसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। शैल बी मेड का मतलब है कि इट इज बाइंडिंग। किसके ऊपर बाइंडिंग है? आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के ऊपर। आगे इंटरनेशनल कॉमर्शियल आर्बिट्रेशन के विषय में बोला गया है कि एंडिएवर में बी मेड। अब ध्यान दीजिएगा कि ऊपर क्या लिखा हुआ था? शैल बी मेड, यानी कि आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के ऊपर जो सबसेक्शन 1 है वो बाइंडिंग इफेक्ट रखता है। बट जिन केसेस में इंटरनेशनल कॉमर्शियल आर्बिट्रेशन है वहां पर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को कोशिश करनी होगी इस 12 मंथ के पीरियड को कंप्लाई करने की। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, आपके सामने क्वेश्चन आ सकता है कि इंटरनेशनल कॉमर्शियल आर्बिट्रेशन में आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल जो है उसको कितने दिन के अंदर अंदर आर्बिट्रल अवार्ड पास करना होगा? द डायरेक्ट आंसर विल बी 12 मंथ्स। लेकिन क्वेश्चन में ये जरूर ध्यान रखिएगा कि मे बी यूज किया गया है या फिर शैल बी यूज किया गया है। अगर शैल बी यूज किया गया है तो फिर ये 12 मंथ का क्राइटेरिया नहीं फॉलो किया जाएगा, लेकिन अगर मे बी यूज किया गया है तो 12 मंथ का क्राइटेरिया यहां पर सही होगा। सेक्शन 2 में आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के फीस की बात की गई है। आगे चलते हैं। अब ये जो 12 मंथ्स का क्राइटेरिया है इसको एक्सटेंड किया जा सकता है बाय द कंसेंट ऑफ पार्टी, लेकिन ये जो एक्सटेंशन है ये 6 महीने से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, यानी 12 + 6 = 18 मंथ्स। मतलब 18 मंथ्स तक जो आर्बिट्रेशन का केस है ये आउट ऑफ द कोर्ट ही रहता है, विच इज वन ऑफ द प्राइम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आर्बिट्रेशन एक्ट। लेकिन फिर भी अगर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल आर्बिट्रल अवार्ड डिसाइड करने में डिले करता है तो उसका जो मैंडेट है या फिर अथॉरिटी है वो टर्मिनेट हो जाएगी, अनलेस एंड अनटिल कोर्ट का इंटरफेरेंस हो और कोर्ट ने खुद ही इस पीरियड को एक्सटेंड किया। इसके अलावा अगर कोर्ट को लगता है कि ये जो डिले हो रहा है ये आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल की वजह से हो रहा है तो वो उसके फीस में रिडक्शन कर सकती है अप टू 5% फॉर ईच मंथ ऑफ सच डिले। ये तो ऑब्वियस है कि कोर्ट अपने आप से इस टाइम लिमिट को नहीं बढ़ा सकती। इसके लिए कोर्ट को एप्लीकेशन देना पड़ेगा अंडर सबसेक्शन 5, और जब तक कि वो एप्लीकेशन डिसाइड नहीं हो जाती तब तक आर्बिट्रेटर की अथॉरिटी कंटिन्यू रहेगी। ऑल्सो अगर कोर्ट में ये मामला जाता है तो आर्बिट्रेटर को भी अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग दी जाएगी। नाउ जैसा कि मैंने पहले भी कहा, पार्टीज को कोर्ट को एप्लीकेशन देना होगा सबसेक्शन 5 के अंडर में, और उस एप्लीकेशन में सफिशिएंट रीजंस देने होंगे कि क्यों ऐसा डिले अभी तक हुआ है। और एक्सटेंशन पीरियड ग्रांट करते समय कोर्ट पार्टी के ऊपर टर्म्स एंड कंडीशंस लगा सकती है। ये कोर्ट का डिस्क्रिशन है। यहाँ पर कोर्ट को और भी पावर्स दी गई हैं, जैसे कि कोर्ट चाहे तो एक या सभी आर्बिट्रेटर्स को सब्स्टिट्यूट कर सकती है, और अगर ऐसा सब्स्टिट्यूशन किया जाता है तो ऐसा नहीं होगा कि आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स शुरुआत से फिर से चालू होंगी, बल्कि ये समझ लिया जाएगा कि अब जो प्रोसीडिंग्स चलेंगी वो सभी इन कंटिन्यूएशन ऑफ पुरानी प्रोसीडिंग्स होंगी। इसके अलावा ये भी मान लिया जाएगा कि जो नए आर्बिट्रेटर्स हैं उनको एविडेंसेस और मटेरियल्स रिसीव हो चुके हैं। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि सिर्फ आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल पे पेनल्टी लगेगी और उसका फीस रिडक्शन किया जाएगा, बल्कि कोर्ट पार्टीज के ऊपर भी
कॉस्ट इंपोज कर सकती है। यहां पर कोर्ट को भी ध्यान रखना होगा कि जो एप्लीकेशन फाइल की गई है सबसेक्शन 5 के अंतर्गत, उसको 60 डेज में डिस्पोज ऑफ कर दिया जाए। 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस ऑन द ऑपोजिट पार्टी, यानी कि जिस पार्टी ने एप्लीकेशन दिया है उसके बाद जब ऑपोजिट पार्टी, उसके खिलाफ पार्टी के पास नोटिस जाएगी, उस दिन से 60 डेज के अंदर अंदर कोर्ट को सबसेक्शन 5 की एप्लीकेशन को डिसाइड करना होगा। अब यहां पे एक बात समझने की कोशिश करिएगा कि यहां पर कॉस्ट्स ऑन एनी ऑफ द पार्टीज, यानी कि कोर्ट किसी भी पार्टी पे कॉस्ट इंपोज कर सकती है। यहां पर आपके मन में यह सवाल उठ सकता है कि या तो एप्लीकेंट और या तो ऑपोजिट पार्टी क्यों नहीं लिखा गया और यहां पर एनी ऑफ द पार्टीज क्यों लिखा गया। पहली बात तो कोर्ट को यह अभी तक पता नहीं है कि किसके पार्ट पे गलती हुई है। अगर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के पार्ट पे गलती नहीं हुई है तो किस पार्टी की वजह से डिले हुई है, यह कहना काफी मुश्किल है। इसके अलावा कोर्ट एप्लीकेंट से ये पूछ सकती है कि आपने ये एप्लीकेशन फाइल करने में इतनी डिले क्यों कर दी, और अगर कोर्ट को लगता है कि एप्लीकेंट के कारण ही लेट हुआ है तो कोर्ट एप्लीकेंट के ऊपर पेनल्टी इंपोज कर सकती है। इसके अलावा कभी कभी जो ऑपोजिट पार्टी है वो भी नोटिस लेने से मना कर देती है, या फिर उसने कोई और टैक्टिक्स खेले जिससे कि डिले हुआ, तो भी कोर्ट ऑपोजिट पार्टी के ऊपर कॉस्ट इंपोज कर सकती है। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं सेक्शन 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। ये सेक्शन डील करता है डिसऑनर ऑफ चेक्स से। यहाँ पर इसके इंग्रेडिएंट जरूर याद रखिएगा। पहला ये कि जिस पर्सन ने चेक लिखा है वो उसके खुद के अकाउंट पे ड्रॉ किया होना चाहिए। दूसरा, जो चेक ड्रॉ किया गया है वो किसी डेट या लाइबिलिटी को मीट आउट करने के लिए ड्रॉ किया गया था। तीसरा ये कि बैंक ने उसको रिटर्न कर दिया या उसको ऑनर करने से मना कर दिया। किस कंडीशन में? दो कंडीशंस में। पहला, या तो ड्रॉअर के अकाउंट में पैसे ही नहीं है, इनसफिशिएंसी ऑफ फंड्स है, और दूसरा, जो चेक का अमाउंट है वो उस लिमिट से एक्सीड करता है जिस लिमिट पे बैंक और ड्रॉअर के बीच अग्रीमेंट हुआ हो। इन दोनों ही केसेस में ये मान लिया जाएगा कि ऐसे व्यक्ति ने एक ऑफेंस किया है। इसके लिए उसे 2 साल तक की सजा हो सकती है या फिर फाइन भरना पड़ सकता है, विच मे एक्सटेंड टू ट्वाइस द अमाउंट ऑफ द चेक। जिस अमाउंट का चेक है उसका डबल अमाउंट तक का फाइन हो सकता है, या फिर दोनों ही। अब बात करते हैं सेक्शन 138 के अंतर्गत जो प्रोवाइजोस दिए गए हैं उनके बारे में। सेक्शन 138 तभी अप्लाई करेगा जब ये कंडीशंस मीट आउट की जा चुकी हों। पहला, कि जो रिसीवर है चेक का, उसने 6 महीने के अंदर अंदर उस चेक को बैंक में लगा दिया हो। अब यहां पर ध्यान रखिएगा कि जो 6 मंथ्स है इसको अभी तक चेंज नहीं किया गया है, लेकिन 4/11/2011 को आरबीआई ने एक सर्कुलर जारी किया था जिसमें ये 6 मंथ्स को चेंज करके 3 मंथ्स कर दिया गया था, और इस सर्कुलर का जो डेट ऑफ इंप्लीमेंटेशन है या फिर जो विद इफेक्ट फ्रॉम लिखा रहता है 1 अप्रैल 2012। अभी एक रीसेंट अमेंडमेंट भी आया था जिसमें कई सारे सेक्शंस एनआई एक्ट के वो अमेंड किए गए थे, पर्टिकुलरली रिलेटिंग टू ऑफेंसेस। उस अमेंडमेंट में सेक्शन 138 नहीं है, ये बात बिल्कुल ध्यान रखिएगा। और आपको क्या लगता है कि क्या ये लेजिस्लेटिव इंटेंट की कमी है कि 2011 से अभी तक इस 6 मंथ्स की जो अवधि है इसको अमेंड नहीं किया गया है? आपके क्या विचार हैं ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अब दूसरी कंडीशन पे आते हैं। जब बैंक ने चेक को ऑनर करने से मना कर दिया तो जो पेई है या होल्डर इन ड्यू कोर्स है उसको 30 दिन के अंदर अंदर ड्रॉअर को इन राइटिंग नोटिस देनी पड़ेगी कि ये चेक डिसऑनर हो गया है। और जब ये नोटिस ड्रॉअर के द्वारा रिसीव हो जाती है और 15 दिन के बाद भी वो पेमेंट नहीं करता है, तब फिर उसके ऊपर सेक्शन 138 के पीनल प्रोविजंस लागू होंगे।
अब आते हैं हम जजमेंट पे। यहाँ पर कोर्ट के सामने क्वेश्चन था कि जो 23 मार्च का जजमेंट है क्या वो इन प्रोविजंस पे लागू होगा। तो कोर्ट ने क्लियरली ये बताया कि जो 23 मार्च का जजमेंट है ये सेक्शन 29A ऑफ आर्बिट्रेशन एक्ट और सेक्शन 130A ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के ऊपर भी लागू होगा। यहाँ पर क्लैरिटी क्यों नहीं थी? जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये जो 23 मार्च वाला जजमेंट था इसमें लिखा गया था पिटीशंस, एप्लीकेशंस, सूट्स, अपील्स, ऑल अदर प्रोसीडिंग्स विद इन द पीरियड ऑफ लिमिटेशन प्रिस्क्राइब्ड अंडर द जनरल लॉ ऑफ लिमिटेशन और अंडर स्पेशल लॉज। तो यहाँ पर कोर्ट को लगा कि फर्दर क्लैरिफिकेशन की जरूरत है और कोर्ट ने 6 मई को अपना ये डिसीजन दिया। इसके अलावा अगर आपको इन प्रोविजंस के बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप इन आर्टिकल्स को पढ़ सकते हैं। ये आर्टिकल्स फ्रीली अवेलेबल हैं और इनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ये था हमारा एनालिसिस इस पूरे केस का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। मैं फिर से आपको बता दूं कि इस लेक्चर का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग। जय हिंद।